क्योंकि आरएसएस के ही प्रचारक यशवंत सिंधे इस बात को टेलीविजन पे आकर के बोल रहे हैं कि हमने 2006 के अंदर बम ब्लास्ट करते हुए, हमारी ट्रेनिंग लेते हुए बम ब्लास्ट हुआ था और हम पूरे देश को बम ब्लास्ट से दहलाना चाहते थे, हम पूरे देश में हमले करना चाहते थे। और ये कोई नसीम खान नहीं कह रहा है, ये कोई कांग्रेस का या अधिकार दूसरी पार्टी का प्रचारक नहीं कह रहा है, ये खुद आरएसएस के जनसंघ के एक प्रचारक ने ये बात कही। ये एक बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्रालय को त्वरित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और उसने ये भी कहा है कि मुझे सरकारी गवाह बनाया जाए। और आपको याद होगा नांदेड़ में एक बार ब्लास्ट हुआ था ट्रेनिंग करते हुए, जिसको कहा गया था पटाखे फूटे हैं, ये कहा गया था। लेकिन आज सब सामने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, अब इसका मतलब साफ है, माले गांव में जो बम ब्लास्ट हुआ, हमला हुआ, वो आरएसएस के लोगों ने कराया था। साफ है प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकी हमलों में शामिल थी और जिनको जेल में ठूसने का काम किया गया था। ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने आतंकी हमलों में शामिल प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाने का पाप किया है। ये सारी बातें समझ में आ रही है कि इस देश के लिए खतरा आरएसएस दिखाई दे रहा है। कह रहा हूं आपको, मेरे बताने से कुछ नहीं होता, एजेंसियों को जांच करना चाहिए। क्या प्रज्ञा ठाकुर जेल में नहीं गई? असीमानंद जेल में नहीं गए? क्या एक जो फौजी था, पूर्व फौजी, वो जेल में नहीं गया? कितने लोग इनके जेल में गए? जो आज आपको अपने आप को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं, क्या उन पे प्रतिबंध नहीं लगाया था भारतीय जनता, उसने कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री, जो भारत सरकार के गृह मंत्री ने नहीं लगाया था? क्या ये नहीं कहा था वो प्रतिबंध हटाते हुए कि आप पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है, लेकिन आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करोगे, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करोगे? क्या ये नहीं कहा था? क्या सावरकर जो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी अंग्रेजों से करके पेंशन पाते थे, क्या इस आरएसएस के जो है लीडर नहीं थे? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, यशवंत सिंधे ने यह भी दावा किया वीडियो में कि बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, आप बम बनाना छोड़ दीजिए, बम बनाने की बात मैं नहीं करता हूं। वो बम बनाने की ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और हम आरएसएस के प्रचारक हैं और पूरे देश को आग में झोंकना चाहते थे। ये आरएसएस के लोग कह रहा है ना आज, इसको छोड़ दीजिए। इस देश के अंदर संविधान है और ये आज़ाद भारत है, और जब आज़ाद भारत किया गया, इस देश के अंदर बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए फौज है और अंदरूनी ताकत से लड़ने के लिए पुलिस है। फिर क्यों पार्कों के अंदर ट्रेनिंग कैंप लगा करके बच्चों को लठ चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? कोई पार्क ऐसा नहीं हिंदुस्तान का जहां पर शाम को ट्रेनिंग दी जाती है हथियार लड़ाने की। अरे भाई, मेरे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो इस देश के अंदर पुलिस है, पुलिस मेरा प्रोटेक्शन देगी, संविधान मुझे प्रोटेक्शन देगा। कोई दलितों के खिलाफ अत्याचार करेगा तो बाबा साहब का SC/ST एक्ट है, कोई मेरे खिलाफ कोई शोषण करेगा तो मुझे IPC की धाराएं, जो बाबा साहब जो मूर्ति लगी हुई अम्बेडकर पार्क में खड़े हैं, इन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हर आदमी को प्रोटेक्शन दिया है। फिर पार्कों के अंदर लाठी डंडा चलाने की ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है, ये हम पूछना चाहते हैं। क्यों हथियारों का प्रदर्शन होता है, ये हम पूछना चाहते हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, जो इस देश का भविष्य बनेगा, उनको पार्कों के अंदर लाठी डंडों की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल खतरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि संघ के प्रचारक यशवंत सिंधे ने कहा है कि हमें हथियार बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और बम बनाने की ट्रेनिंग देते हुए बम फटा था नांदेड़ के अंदर। 20 लोग मारे गए थे आरएसएस का, शिवसेना के। भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बार बार, और YouTube चैनलों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप सच्चाई दिखा रहे हो। वहां 20 मरे थे, क्या आपको नहीं पता कन्हैया को किसने मारा? जो हमारा भाई मरा राजस्थान के अंदर, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। जिन मुस्लिम लड़कों ने मारा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अल्पसंख्यक मोर्चे के। वो कौन थे? आपको नहीं, आपको अभी करंट का मैं बता रहा हूं। ताबिस जो अमरनाथ यात्रा पे हमला करने के लिए प्लानिंग बना रहा था AK-47 लेकर के, वो किसका पदाधिकारी था? वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू का जो सोशल मीडिया का इंचार्ज था। और गृह मंत्री अमित शाह के पीछे, जो इस देश का ताकतवर गृह मंत्री है, और गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर होता है, उसकी मीटिंग में खड़ा होने वाला उसके पीछे आम आदमी नहीं हो सकता। बीजेपी तो सब इंकार करती है, शासन संसाधन उनके पास है, सारी मीडिया कहीं रखी है। तो बताएं मोदी के पीछे क्यों खड़ा था वो? मोदी के पीछे हम तो नहीं खड़े हो सकते, वो इसके अमित शाह के पीछे क्यों खड़ा था? हम आम आदमी तो नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन कहते हैं कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां होती हैं, 3 मदरसे तोड़ दिया सामने। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस बात को नहीं नकारता हूँ। आतंकी गतिविधि और क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं से भी जन्म ले सकती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, कौन सा मदरसा है जिस पे आतंकी गतिविधियां साबित हुई हैं? कौन सा मदरसा है जहां से हथियार मिले हैं? कौन सा मदरसा है जहां से जो है क्या नाम है इंग्लिश हथियार मिले हैं? बताइए कौन सा मदरसा? ये ऐसा हो गया, किसी एक ईख के खेत में कोई जानवर घुस गया तो ये क्या करते हैं कि जानवर को ढूंढने की बजाय सारे खेत गांव को उजाड़ दो कि कहीं तो मिलेगा। भाई, आप उसको वहां ढूंढो ना जहां आतंकी है। आतंकी तो यशवंत सिंधे बता रहा कहाँ है, यशवंत सिंधे बता रहा कहाँ है। और हमें मेरी बात सुनिए, जांच मदरसों की, क्योंकि आज के टाइम में मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री ने मदरसों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इस देश के दलितों के खिलाफ, इस देश के ब्राह्मणों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस देश के अंदर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का किया जा रहा है। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। इस देश के मदरसों का इतिहास पढ़िए आप, मैं आपसे दावा कह रहा हूं
जो लोग मदरसों पे सवाल उठाते हैं अपना मोबाइल निकालें और गूगल खोलें और उस पर लिखें आज़ादी में मदरसों का इतिहास। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ अगर जो किसी ने पहली मुहिम स्टार्ट की है तो मदरसों ने की है। आप याद करें, हिंदू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम, उसकी स्थापना क्यों हुई थी? आपको ये इतिहास जानना पड़ेगा। दारुल उलूम की स्थापना आज भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए हुई थी 1866 में, जब 1857 के गदर में बहुत सारे उलेमा मार दिए गए थे। तब जाकर के ननौतवी साहब ने, कासिम ननौतवी साहब ने मदरसे की स्थापना की थी। और 1912 के अंदर रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन चला करके अंग्रेजों के खिलाफ मदरसों ने बिगुल फूका था। लेकर के पाकिस्तान की जमा मस्जिद से और हिंदुस्तान की जमा मस्जिद तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहां उलेमाओं के और मौलानाओं के, मुफ्तियों के अंग्रेजों ने सर न काट लाद दिए हों, फांसी पे न चढ़ा दी हो। इस देश के अंदर मदरसों ने हमेशा हिंदुस्तान की एकता को और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को और हिंदुस्तान के संविधान को हमेशा इज्जत दी है। कहा तो जा रहा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मदरसे की, देवबंद से तो कहा जा रहा है कि वहाँ से आतंकी गतिविधियां होती हैं, इसलिए खुफिया एजेंसी का मुझे बताएं, एक भी मदरसे के आदमी ने ये कहा हो कि हमने बम बनाए हैं और हम बम बनाते हुए पकड़े हुए। करंट का आपका यशवंत सिन्हा आरएसएस का प्रचारक ये कह रहा है कि हम बम बना देते और 2004 में पूरे हिंदुस्तान को बमों से दहलाना चाहते थे। ये कोई मदरसे का आदमी था या कोई मुस्लिम था? एक भी मदरसे के अंदर से आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। मैं बताऊं आपको, आप जो बार बार कह रहे हैं इस बात को मदरसे की, इंग्लिश हथियार कहां से पकड़े गए? हरियाणा के अंदर रामपाल के जो आश्रम था, जहां सेना लगानी पड़ी 3 दिन, और जब सेना आश्रम के अंदर घुसी तो जखीरा पकड़ा गया हथियारों का, इंग्लिश हथियारों का। कोई आश्रम ऐसा नहीं है। आपको पता है छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कहां हुआ? कंकाल कहां निकले? आसाराम के यहाँ। आपको पता है राम रहीम के अंदर क्या हुआ? गुफाएं बनाई हुई थी और उन गुफाओं के अंदर क्या चलता था? मर्दों को नापुंसक बना करके उनकी औरतों का इस्तेमाल होता था। यह है आतंकवादी गतिविधि, यह आतंकी गतिविधि। कोई भी मदरसा आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र में नहीं मिला है। मैं ये कहता हूं, अगर मदरसा आतंकी गतिविधियों में शामिल है और मदरसा के अंदर एक्टिविटी है, आप जड़ से उखाड़ दो, लेकिन केवल धार्मिक भेदभाव सामने रख करके बताएं ना मुझे। आपको बताना पड़ेगा। जांच क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है सैया भाई कोतवाल, तो डर कहां का? सरकार में आरएसएस के लोग बैठे हैं जो इस देश के दुश्मन थे। सरकार में आरएसएस के लोग प्रचारक बैठे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो ताबिज से, और जो राजस्थान के मुस्लिम थे जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनसे हिंदू भाई को मरवा रहे हैं। आज के समय में मुसलमान खतरे में नहीं है। आज के समय में सबसे अधिक अगर जो कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से हिंदू खतरे में है। मेरा सवाल आपसे यह है, आप बार बार बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो यूपी की सरकार आई 10 साल, उसने कोई एक्टिविटी नहीं की। 2002 में गुजरात दंगे हो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। यूपीए की सरकार में प्रज्ञा ठाकुर जेल में गई, कर्नल पुरोहित जेल में गया, असीमानंद जेल में गया, मालेगांव की जांच हुई जिसमें ये लोग भारतीय जनता पार्टी के में बरी कर दिए गए। आप याद करें कितनी कार्रवाई हुई। अफजल गुरु को फांसी पे किसने चढ़ाया? बताइए किसकी सरकार में चढ़ा अफजल गुरु फांसी में? बताएं ना आप। यूपीए सरकार में। कसाब को फांसी पे किसकी सरकार में चढ़ाया गया? यूपीए की सरकार में, मनमोहन की सरकार में। और मौलाना आतंकवादी अजहर मसूद को किसकी सरकार में कंधार छोड़ा गया? बताएं किसकी सरकार में? अगर मनमोहन की सरकार में कसाब और अफजल गुरु को फांसी ना होती, हम इस बात की गारंटी देते हैं और हमें इस बात की शंका है कि अगर कसाब और अफजल गुरु जेल में होते इस समय तो कोई प्लेन फिर हाईजैक होता और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादी अजहर मसूद की तरह इन कसाब को और अफजल गुरु को भी पाकिस्तान छोड़ करके आती। क्योंकि उदाहरण है हमारे सामने, आतंकवादी अजहर मसूद को पाकिस्तान ये लोग छोड़ करके आए थे। पाकिस्तान की जिन्नगी मजार पे चादर किसने चढ़ाई? किसने चढ़ाई जिन्नगी मजार पे चादर? बताएं किसने चढ़ाई? क्या मनमोहन सिंह ने चढ़ाई है? लाल कृष्ण आडवाणी ने चढ़ाई। जिन्ना पाकिस्तान बगैर बुलाए कौन गया? नरेंद्र मोदी गया पाकिस्तान बगैर बुलाए। बताओ कौन गया? इस नवाज शरीफ की बेटी से मिलने। प्रधानमंत्री की ऐसी साजिश थी, आप नहीं समझ पाएंगे उन्हें। किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, ये लोग पाकिस्तान से मिलके, जैसे कारगिल कराया था पाकिस्तान से मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अगर राजीव गांधी की, उन्होंने प्रधानमंत्री ने उन्हीं की जूती उन्हीं का सिर करा है। इस तरीके की किनकी जूती किनका सिर? पाकिस्तानियों का, जो वहाँ पर गए तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री। किसकी जूती किसका सिर? पाकिस्तानियों का। कैसे? मुझे बताओ कैसे? दुनिया को दिखाया कि शांति के दूत है प्रधानमंत्री। शांति के दूत? फिर शांति आई कहाँ? शांति आनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान डरना चाहिए था। मैं तो बांग्लादेश और नेपाल आंख दिखा रहा है, चाइना हमारे यहाँ घुस गया है। बुलडोजर भेजो ना वहाँ। भाई एक बात बताओ मुझे, आपका कोई भी एक्शन, और जिस लिए एक्शन किया गया वो ना हो, 377 हटाई, कहाँ शांति है? रोज सेना के जवानों की शहादत हमारे यहाँ आ रही है, रोज पाकिस्तान के ड्रोन हमारे यहाँ बम फेंक रहे हैं, रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, रोज वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, रोज वहाँ हमले हो रहे हैं बम ब्लास्ट से। कहाँ है शांति? शांति तो भाई ढूंढे से नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, शांति तो हिंदुस्तान के अंदर नहीं।